आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे पहले है क्या इस क्लास में, तो ये क्लास में आपको साइंस का ना टॉप 200 ऑब्जेक्टिव को हम फोड़ने वाले हैं। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि आप अगर ये 200 ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना सर, तो आपका कितना हो किस्मत खराब रहेगा ना सर, तो कम से कम 20 वो तो पक्का फंसेगा ही। क्योंकि ये जो 200 ऑब्जेक्टिव है ना वो जहां तहां से नहीं है सर। ये 200 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बैंक से है, मॉडल पेपर से है और आपके बुक से सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। मतलब कहने का सेंस अगर साफ शब्दों में बोले ना तो ये पूरा का पूरा आपको वीवीआई है, और वीवीआई का मतलब भुलाल भटकल आइए जैथू। ठीक है, मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर कि अगर ये 200 ऑब्जेक्टिव जो है ना, अगर इसमें एक जीरो हटा दीजिएगा तो 20 ऑब्जेक्टिव बचेगा, और ये 20 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में छपने का मैं गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन मैं इस बात को श्योर कर देता हूं कि 20 को तो पक्का आएगा सर। ठीक है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मेरा पिताजी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, बट आ जाइएगा सर। आज की क्लास को आगाज हम कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आपका क्लासेस डेली चलता है शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे। हमारी सपना है कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना है और इस चीज को एकदम बरकरार रखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि तैयारी कैसा चल रहा है। अगर तैयारी ठीक ठाक चल रहा है सर तो एक बार जरूर बताइएगा, अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तब वो बताइएगा, ताकि यहीं पे एंटीबायोटिक है सर। ठीक है, हाँ, आइएगा। हमने क्या कहा सर, आज की क्लास को आगाज कर देते हैं। इससे पहले आप सबको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप सबकी जो आंखों में सपना है ना मेरे दोस्त, वही सपना मेरे भी आंखों में है। जो आपकी मम्मी पापा की आंखों में सपना है ना मेरे दोस्त, उस सपना को मैं पूरा करना चाहता हूं। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मिशन 475 प्लस। बाकी हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं सर। ठीक है, देखो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर सवाल कहता है ना कि निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। देखो सबसे पहले ये समझना, हमें पूछा है क्या सर, हमें ये पूछा है ना कि जो सोलर सेल होता है ना, वो सोलर सेल किस धातु का बना होता है। क्या वो सोना का होता है, या सिलिकॉन का होता है, या जस्ता का होता है, या फिर प्लेटिनम का होता है। तो सबसे पहले आप भी एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा और आप ये बात को जरूर बताइएगा सर। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो सर। ठीक है, हाँ, आइएगा। हमने क्या कहा कि सोलर सेल बना होता है किस धातु का। देखो सर, सोना का सोलर सेल नहीं बना होगा क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है सर। ठीक है, अब बात हो सिलिकॉन का, तो इस बात को आप समझिएगा कि जब भी आपको बोलेगा ना कि सोलर सेल बना होता है किसका, तो सोलर सेल जो बना होता है ना वो सिलिकॉन धातु का होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सोलर सेल जो बना होता है वो किस धातु का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, ना कि जस्ता होगा, ना कि प्लेटिनम होगा। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि सोलर सेल बना होता है किसका, तो आपको सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, आइएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा सर। क्वेश्चन कहता है ना कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना कि विद्युत प्रतिरोध के कारण, किसके कारण, तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। अच्छा, किसमें उत्पन्न होनी चाहिए, तो चालक में क्या उत्पन्न होता है, किसके कारण, तो विद्युत प्रतिरोध के कारण। प्रत्यस्था उत्पन्न होता है, या फिर चुंबकत्व उत्पन्न होता है, या फिर उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने क्या कहा कि विद्युत प्रतिरोध के कारण। कौन प्रतिरोध के कारण, तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो प्रत्यस्था नहीं होगा, चुंबकत्व नहीं होगा, यह आपका उसमें प्रभाव होगा। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है, उसमें प्रभाव होता है। ठीक है, आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा सवाल को देखिएगा और अपने आप पे जरा एक बार सोचिएगा कि ये क्वेश्चन में कितनी ज्यादा ताकत है। कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए किस क्रम में। अब देखो सर, हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना कि प्रतिरोध का मान, किसका मान, हमें प्रतिरोध का जो मान है ना वो बढ़ाना है। इसका मतलब प्रतिरोधकता को जोड़ना होगा किसमें। हमने क्या कहा सर कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, इसका मतलब ये प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए किसमें, पार्श्व क्रम में, या फिर श्रेणी क्रम में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आप देखो सर, मेरी बात तो कुछ महीना, जब बोलेगा कि प्रतिरोध को बढ़ाना है, सुना ना हमने क्या कहा, जब भी बोलेगा कि प्रतिरोध को बढ़ाना है तो प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए किसमें, तो पार्श्व क्रम में। दुनिया इधर से इधर हो जाएगी सर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इधर से उधर नहीं होगा। हमने क्या कहा, दुनिया कहीं चली जाए सर, वो आपको छोड़ करके भी चली जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बदलेगा। जब भी बोलेगा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो पार्श्व मतलब प्रतिरोधकता को जोड़ना चाहिए किस क्रम में, तो पार्श्व क्रम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये ए हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करूं ना कि 4 नंबर क्या होगा, कहता है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन। अब देखो सर, हमारा श्वेत प्रकाश जो होता है सर, इस प्रकार से देखो, ये प्रकार से हमारा क्या होता है, श्वेत प्रकाश। अब देखो यहां से हमारा श्वेत प्रकाश जाता है, तो इस बात को आपको पता होनी चाहिए, जब श्वेत प्रकाश जाता है तो यहां पे 7 को कलर बनाता है। ठीक है, कितना कलर बनाता है आपको, ये 7 को कलर बनाता है। तो ये किसके माध्यम से बनाता है, ये जो हमारा है ना, वो आपको प्रिज्म के माध्यम से बनाता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है क्या, तो आपको कांच की झिल्ली गलत बात, समतल दर्पण गलत बात, गोलीय दर्पण बिल्कुल गलत बात। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 नंबर क्वेश्चन का कहत है मेरे भाई, तनी गौर कीजिएगा सर। ठीक है, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ देखो सर, 5 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है सर। जब भी बोलेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। देखो सर, सवाल को कहां से पकड़ना मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी बोलेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, हमने क्या कहा, जब भी बोलेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, हम यहां से समझना, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या बोलेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। जब भी बोलेगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ना ही अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ना ही उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जब चर्चा करेगा ना, तो दर्पण पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। हमने क्या कहा, जब भी आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की चर्चा करेगा तो दर्पण को गोली मार देना है, और लेंस में कहां जाना है, तो उत्तल लेंस में जाना है सर। ठीक है, हमने क्या कहा सर, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर, जरा आइएगा सर, जरा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो सर, एक बात आपको पता होनी चाहिए सर कि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं, आवर्धन बराबर होता है -v/u। ठीक है, जहां पे होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो आवर्धन बराबर होता है -v/u, बराबर में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो हमसे बोला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बोले तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जरा बताओ कि आज के बाद अगर आपसे कभी पूछेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, तो क्या ये बात भूलोगे सर, भूलोगे तो बड़ा दिक्कत होगा सर। ठीक है, हाँ आइएगा सवाल नंबर कितना, 7 की तरफ। बट सर आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, गुरुजी हम कहेंगे करे इस क्वेश्चन को कहां से डाउनलोड करेंगे, हमरा से नहीं लिखाएगा गुरुजी। सही बात है सर, आप इतना सारा क्वेश्चन को आप नहीं लिख पाओगे ना, तो इसका जो पीडीएफ है ना वो हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं सर। ठीक है, जो कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, तमाम चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या कहा, टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, जहां पे लगभग 13,000 लोग ज्वाइन होंगे, उसी आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा सर। ठीक है, साथ ही आपका दिल करे दिमाग करे तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420। फॉलो मी, वरना रात की सपना में आएंगे और तुम्हारे सिस्टम को खराब कर देंगे सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है। देखो सर, जब भी आपसे पूछेगा एल्कोहल का अपवर्तनांक ना, तो 1.33 नइखे होबत, 1.
1.65 बिल्कुल ही नहीं होता है। अब जब बोलेगा एल्कोहल का वर्तनांक ना तो 1.36 होता है। हमने क्या कहा सर कि एल्कोहल का जब अपवर्तनांक पूछेगा ना तो 1.36 मारना है। कितना मारना है? 1.36 मारना है। ठीक है, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। हमने बोला है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया। समायोजन का मतलब समझता है? नहीं समझता है। देखो समायोजन का मतलब क्या होता है। समायोजन का मतलब होता है ना सर कि कभी बड़ा वाला वस्तु को देखना, कभी छोटा वाला वस्तु को देखना। तो आंख जो है वो कभी कभी बड़ा वाला वस्तु को कैच कैसे करता है और छोटा वाला वस्तु को कैच कैसे करता है, मतलब दूर की वस्तु को कैसे देखता है और नजदीक की वस्तु को कैसे देखता है। ठीक है, तो आंख के अंदर होता है एक सिलियरी मांसपेशियां जो फैलने और सिकुड़ने की काम करता है। ठीक है, तो इसी को क्या करता है? बढ़ाना या फिर घटाना। जब दूर की वस्तु को देखता है तो सिलियरी मसल जो होता है ना वो पतला हो जाता है, और जब नजदीक की वस्तु को देखता है तो सिलियरी मसल्स क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो हमसे यही बोला है कि समायोजन। समायोजन का मतलब कभी बढ़ना कभी घटना, मतलब परिवर्तन समझना। तो समायोजन का मतलब क्या समझना? परिवर्तन समझना। ठीक है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है किसके द्वारा? मतलब नेत्र लेंस में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कभी दूर की वस्तु को देखना, कभी नजदीक की वस्तु को देखना। तो ये चीजें हम किसके कारण कर पाते हैं? तो सिलियरी मसल्स के कारण कर पाते हैं, क्योंकि जब सिलियरी मसल्स फैलता है ना तो दूर की वस्तु को देख पाते हैं, और जब सिलियरी मसल सिकुड़ता है ना तो नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो सिलियरी पेशियां द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशियां द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा 9 की तरफ आइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है ना कि निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? सर ये सवाल हम नहीं बताएंगे, शर्म आनी चाहिए रे। कल को तुम शादी करने वाले होगे, आप लोग कोई बोल रहे हैं मोहतरमा, कमेंट करो ना जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर। तो हमने क्या कहा? निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अब सोचो सर, जीव विज्ञान का जब पिता का बात हो ना मेरे दोस्त, तो आंख के सपना में रट जाएंगे, अरस्तुत को कहा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तुत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10 नंबर कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है किसमें? बीजाणु जनन के द्वारा होता है, या फिर मुकुलन में होता है, या फिर विखंडन में, या फिर इनमें सभी। हमें बोला है कि अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि तो आपको बीजाणु जनन में होता है, मुकुलन में भी होता है, विखंडन में भी होता है। कहने का सेंस है ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर सवाल मेरे भाई कि समजात अंगों का उदाहरण बताओ। अब सर देखो, समजात अंगों का जब उदाहरण आपसे पूछेगा ना तो ये सवाल हमने आपको बहुत बार करवाया है, तो फिर टेंशन काहे को लेना है। जब भी बोलेगा समजात अंगों का उदाहरण तो हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद। जब भी बोलेगा कि समजात अंगों का उदाहरण तो हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा गौर कीजिएगा कि प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं? मस्तिष्क में बनते हैं, न्यूरॉन में बनते हैं, मेरु जज्जू में बनते हैं, या फिर डेंड्रॉन में बनते हैं? किस में बनते हैं? देखो सर, हमने क्या कहा? हमने कहा प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं, तो मस्तिष्क में नहीं बनते हैं। प्रत्यावर्ती चाप जो होता है वो मस्तिष्क में नहीं बनता है, न्यूरॉन में भी नहीं बनता है। ये जो हमारा है वो मेरु जज्जू में बनता है, मेरी जज्जू में बनता है। ठीक है, हाँ, यानी कहने का सेंस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्या कहता है 13 नंबर सवाल का कहत है मेरे भाई, जरा गौर करना। क्वेश्चन कहता है ना कि समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है कितना? 80 mm का, 100 mm का, 120 mm का, या फिर 130 mm का। देखो सर, ये क्वेश्चन सच में बड़ी तारीफ की सवाल है। मैं इस क्वेश्चन की तारीफ ना ही करूं तो अच्छा होगा सर, बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार लेना सर। ठीक है, हाँ, बट डबल स्टार जैसे ही हमने बोल दिया कि डबल स्टार मार लेना तो क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ बोलना ना पड़े। आपके लिए इशारा काफी है कि संदीप कुमार क्यों इसमें डबल स्टार मार दिया। कहने का मतलब है कि अब की बार फंसेगा तो फंसेगा। 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में पक्का आएगा सर, तो आएगा। एग्जाम देकर के निकलना तो बोल देना, मैंने बोला ना कि बोल दीजिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा मेरे भाई कि सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। देखो जैसी बोलेगा अनुशीथिलन,
अनुशिथिलन 80 mm, अनुशिथिलन 80 mm, अनुशिथिलन 80 mm। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 14 की तरफ। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हमें बोला है कि इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ उभयलिंगी जंतु है, या फिर कुत्ता उभयलिंगी जंतु है, या फिर बिल्ली होगा, या फिर बकरी होगा। देखो सर, हमें बोला है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। जब भी बोलेगा उभयलिंगी जंतु सर, तो आप जीवन में हमेशा याद कर लो, जब भी बोले उभयलिंगी मार देंगे केचुआ, जब भी बोलेगा उभयलिंगी मार देंगे केचुआ, जब भी बोलेगा उभयलिंगी मार देंगे केचुआ, जब भी बोलेगा उभयलिंगी मार देंगे केचुआ, उभयलिंगी केचुआ, उभयलिंगी केचुआ, उभयलिंगी केचुआ। ठीक है सर, हाँ यहां तक को क्या करना है सर, रट जाना है। और नहीं रटोगे सर तो कोई चांस नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं है। अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका है, अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे सर, एग्जाम का टाइम है, सांस लेने में भी दिक्कत होगी सर। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ना कि बाबू सोना पे फोकस करो सर। उन्हें जीवो तो इन्हें न जीवो। हमने कहा अगर बाबू सोना की ओर जाओगे सर तो टॉपर की श्रेणी में आपका नाम नहीं जा पाएगा। अगर आपको टॉपर की श्रेणी में लेकर के जाना, आपको लगता है कि अपने गुरुजी को टॉपर वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है, तो सर गुरुजी की सपना को पूरा कर दो। यानी कहने का मतलब है सर कि मेरी सपना को पूरा कर दो, और जिस दिन मेरी सपना पूरा कर दोगे ना मेरे दोस्त, तो मैं वादा करता हूं ना सर कि आपकी मम्मी पापा ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे सर। ठीक है, हाँ हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। पुष्पी मतलब फूल वाला। ठीक है सर, हाँ तो पत्तियों द्वारा होता है, नहीं सर फूलों द्वारा होता है, या फिर तनों द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई। देखो हमें क्या कहा, हमें कहा पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, तो पत्तियों द्वारा नहीं होता है सर, ये फलों द्वारा होता है सर। ठीक है, किसके द्वारा होता है? फलों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। देखो स्थिर का मतलब क्या? रुका होना। स्थिर का मतलब क्या? रुका होना। और देखो सर स्थिर विद्युत आवेश में, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश जैसे ही बोल दिया स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, तो विरामावस्था में रहते हैं। मार देना तुरंत, बिना सोचे समझे मार देना विरामावस्था। ठीक है, चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी भावना भी बहुत अच्छी है। कहता है दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। यानी कहता है कि जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा वो आंखें साफ साफ देख पाएगी किस वस्तु को? तो दूर की वस्तुओं को, या फिर निकट की वस्तुओं को, या फिर बड़ी वस्तुओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सर हम तो एक ही चीज कहेंगे, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होता है ना, हमने क्या कहा, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष होता है ना, वो क्या करता है ना कि दूर की वस्तु को देखता है, लेकिन उसे ना निकट की वस्तु क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। हमने क्या कहा, जिस इंसान की आंखों में होगा दूरदृष्टि दोष, तो वो दूर की वस्तु को देख लेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है किसको? यानी जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष रहेगा तो वो किस वस्तु को साफ साफ देख पाएगी? तो दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख पाएगी, मतलब दूर की वस्तुओं को क्या करेगा? साफ साफ देख पाएगा। ठीक है, निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा, बड़ी वस्तुओं को फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और पूछेगा सर, जब आपसे पूछेगा ना कि दूरदृष्टि दोष वाले आंख का उपकार किससे किया जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है, तो जब भी आपसे बोलेगा ना कि दूरदृष्टि दोष दूर किससे किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से। और जब ये पूछेगा आपको ना कि निकट दृष्टि दोष को दूर किससे किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का उपकार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि दोष को उपकार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में जरा आइएगा और अपनी पूरी मस्तिष्क, अपनी पूरी दिमाग, अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दीजिएगा सर। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जो जल होता है ना सर वो कम गाढ़ा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? आप कभी देखोगे ना सर तो तालाब का जो जल होता है ना वो कम गाढ़ा दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है सर? इसका कारण है अपवर्तन का, या फिर आपको
परावर्तन का, या फिर आपको विवर्तन का, या फिर आपको अपवर्तन का, या फिर आपको घूर्णन का। हमें बोला है कि तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है, तो ये आपको प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर मेरे दोस्त, कहता ना कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि जब नीला प्रकाश मिलेगा, जब नीला प्रकाश और हरा प्रकाश मिलेगा तो कौन सा प्रकाश बनाएगा। हमने क्या कहा, नीला प्रकाश और हरा प्रकाश मिलेगा तो कौन सा प्रकाश बनाएगा, आपको हरा बनाएगा, सैन बनाएगा, पीला बनाएगा, नीला बनाएगा। प्लीज मेरे दोस्त ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो आपको कमेंट करने वाली सवाल है, तो ठीक है प्लीज सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और जिनका सही जवाब रहेगा ना उनको पक्का मैं उनका अगला वीडियो में नाम लूंगा सर, ठीक है, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। हाँ आ जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, सही कमेंट करोगे ना तो साली नीलाम कर देंगे। आ जाओ, अब देखो सर अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक एसआई मात्रक क्या है, अरस्टेड है, गलत बात, दोनों है गलत। रुको रुको रुको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है सर, ए और बी दोनों, ए और बी, यानी कहने का सेंस है ए और बी दोनों, मतलब रुको यहां पे नहीं सर, यहां पे मारो टेस्ला, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि जब भी बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है सर, ठीक है। हाँ टेस्ला याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी मार देना, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 21 नंबर, जरा आइएगा। कहता है दर्पण की चौड़ाई दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है क्या। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है मेरे साथी, मेरे यारों, मेरे दोस्त, मेरे जिगर। कहता है दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है फोकस, गलत बात, दर्पण की चौड़ाई को फोकस नहीं कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। हमने क्या कहा सर कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। तो आज के बाद आप कभी भूल पाओगे क्या, हमें जरा बताना। तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना, क्या कहता है, कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। देखो सर भस्म किसको कहते हैं, जो जल में घुल करके कैसा आयन देगा। देखो सर जैसे ही बोलेगा भस्म कहे जाते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा ना भस्म कहे जाते हैं, भस्म कहे जाते हैं। देखो भस्म कहे जाने का मतलब है ना जो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन क्या करता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन क्या करता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन क्या करता है, आपको आयन देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, हमें क्या कहा कि वो सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। तो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं। वैसा लवण जो अम्ल और मतलब अम्ल और किसके, अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते उसे क्या कहते हैं, तो उसे समान लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं, भस्मीय लवण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सवाल क्या बोला है, जब तक सवाल को पकड़ना नहीं सीखोगे ना सर तब तक क्वेश्चन कभी भी सही नहीं बन सकता। हमने क्या कहा, क्वेश्चन कहा ना कि वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, अम्ल एवं भस्म लवण एवं अम्ल के लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं तो समान लवण होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, कहे जाते हैं क्या, समान लवण कहे जाते हैं सर, ठीक है। आइएगा अगला 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्या कहता है, कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता उसका संभावित पीएच मान क्या होगा। मुझे नहीं लगता है सर कि ये क्वेश्चन कोई छोड़ेगा, ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, दूंगी नहीं हूं, मैं मेल हूं यार, भले मेरा 10th एग्जाम में फीमेल कर दिया अलग की बात है, बट मैं मेल हूं, ठीक है। हाँ आ जाना सर। हमने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो आपको पकड़ना कैसे है ना सर, यहाँ कहता है 1 बिलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो सबसे पहले आप ये सोचो
कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने वालों को क्या कहते हैं? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। सर हमने क्या कहा? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो उसका पीएच मान क्या होगा? जब ये क्षारक है इसका मतलब इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वह विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है उसका संभावित पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। ये 7 से कम है, गलत बात। 7 से कम है, गलत बात। 7 से कम है, गलत बात। 7 से अधिक है, सही बात। ठीक है, हमने क्या कहा कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। 1 बिलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। जैसी लाल को करेगा नीला कहेगा क्षारक, और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जब नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा तो अम्ल कहलाएगा। सर ठीक है, हाँ आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? क्या बोला है जी? समझ में आया है? नहीं समझ में आया? देखो हमें बोला है ना कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। देखो यहां समझना, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। रुको, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो आपको सर सॉरी 8 होगा। ठीक है, तीसरा में कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, हाँ हमने क्या कहा? तीसरा में कितना होगा? तो 8 होगा। फिर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला कहता है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? कौन सा आवर्त है जिसमें सबसे ज्यादा तत्व है? देखो सर बोलेगा कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो चौथा में नहीं होगा, 5वां में नहीं होगा। सबसे ज्यादा किस आवर्त में तत्व होता है? तो छठा आवर्त में सबसे ज्यादा तत्व होता है। ठीक है, हाँ आवर्तों की संख्या कितनी है? तो यह बात होनी चाहिए कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, जो कि जो छठा आवर्त है ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है? तत्व है। हमने क्या कहा? आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें छठा आवर्त जो है ना उसमें सबसे ज्यादा क्या है? तत्व है। अगर आपसे पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या आपको 18 है। सर ठीक है, हाँ चलिए अगला आइएगा, अगला 27 नंबर की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? हमें बोला है ना कि कौन सा तत्व है जो शून्य वर्ग का तत्व है। तो जैसे बोलेगा शून्य वर्ग मार देना कैल्शियम, नहीं गलत बात। Br गलत बात, हीलियम मार देना। सर ठीक है, हमने क्या कहा? जैसा ही बोलेगा कि शून्य वर्ग का तत्व है इसका मार देना हीलियम। शून्य वर्ग का तत्व है मार देना हीलियम। शून्य वर्ग का तत्व है मार देना हीलियम। शून्य वर्ग का तत्व है मार देना हीलियम। कथी कोई जहर वाली बातें नहीं है सर, कथी वाले कोई कॉन्सेप्ट वाली बातें नहीं है सर। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपके अंदर आग है तो मैं माचिस मैं जलाऊंगा, लेकिन तेरे अंदर की आग को ना मेरे दोस्त मैं जलाऊंगा, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारे अंदर की आग को खौलाऊंगा नहीं तब तक सर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। क्योंकि मुझे पता है ना सर, मैं भी 10th पढ़ करके ही आया हूं। ये बचपना होता है सर, 10th जो होता है ना वो बचपना होता है। बच्चे वो मतलब क्या कहूं सर मैं, क्या एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आपके आंखों में अरमान है ना, जब आपकी आंखों में सपना है ना, तो इस सपना को कोई नहीं झुका सकता। बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि तुम अभी से एग्जाम तक ये भूल जाओ कि तुम कौन हो। बस तुम ये याद रखो कि हमें अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है और हमें अपना नाम टॉपर के वेरिफिकेशन तक पहुंचाना है। बट तुम इतना वादा कर लो सर, और मेरे ऊपर फिर सब कुछ छोड़ दो। मैं तेरी अरमान के साथ साथ तेरी सपना को भी मैं पूरा करूंगा सर। ठीक है, ये मेरी वादा है। ठीक है, हमने क्या कहा सर? जब भी बोलेगा शून्य वर्ग का तत्व, हमने क्या कहा? जब भी आपसे पूछेगा ना शून्य वर्ग का तत्व, तो शून्य वर्ग का तत्व में किसको मारना है? तो हीलियम को मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर सवाल कहता है ना कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? सॉरी, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। ये तो आंसर ही लिख दिया है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? 29 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है कि मेंडलीफ की तत्वों का वर्गीकरण का आधार था क्या? देखो सर, सबसे पहले तो आप ये समझना कि हमारा मेंडलीफ जी ने, किसने?
हमारा मेंडलीफ जी ने सबसे पहले तत्व का पीरियोडिक टेबल सजाया था, ठीक है। तो मेंडलीफ जी ने जो तत्वों को सजाया था ना, वो सबसे पहले किसके ऊपर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ठीक है। हमने क्या कहा, मेंडलीफ जी ने जो तत्वों को सजाया था ना, वो किसके आधार पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आपको 6 आवर्त थे, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, 6 थी। इस बात को याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछेगा आपका एग्जाम कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने हैं, तो 6 है। हमने क्या कहा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और पूछेगा कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किसके अनुसार था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है परमाणु द्रव्यमान बोले तो कितना, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आइएगा अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखो, आइए गया, हमने जो अभी आपको बोल रहा था वो तो आ ही गया। कहता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें हैं। देखो सर, क्षैतिज कतारें का मतलब होता है आवर्त, ठीक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, कितना है, तो 6 है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, कहता है बायोगैस मुख्यतः होती है। हमने क्या कहा कि बायोगैस जो होती है वो मुख्यतः कैसी होती है। अच्छा देखो, बायोगैस का जब बात होगा ना सर, तो सब कुछ को भूल भाल करके क्या मार देना, मीथेन। हमने क्या कहा, जब भी बायोगैस की चर्चा होता है तो आप हमेशा क्या मारना, मीथेन मारना। और इस बात को आप हमेशा याद रखना कि आपका एग्जाम ये सवाल पूछता है, और ये क्वेश्चन में हम तो कहेंगे मार लो तुम ट्रिपल स्टार। हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आप मार लो ट्रिपल स्टार, और इस बात को याद कर लो कि वीवीआई है ये, ठीक है। और वीवीआई का मतलब भुलाल भटकल, ये आइए जैथू, ठीक है। और ऐथू तो छोड़िया नहीं सर, हाँ। हमने क्या कहा कि बायोगैस मुख्यतः होती है, तो बायोगैस जो होती है हमारा वो क्या होती है, मीथेन होती है सर, ठीक है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अगला क्या कहता है, सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर आइएगा 32 की तरफ, कहता है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखो, प्राकृतिक गैस है या फिर पेट्रोलियम है या फिर कोयला या फिर लकड़ी है। हमें बोला है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो कौन सी चीज है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए सर कि हमारा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, और ये जीवाश्म ईंधन है, ये भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ आइएगा, क्या कहता है, कहता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, CH4 होता है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। अगला सवाल क्या कहता है 34 नंबर की तरफ, कहता है एल्कनो का समान सूत्र क्या होता है। देखो सर, एल्कनो क्या हमें बोला है, एल्कनो, एल्कनो नहीं है सर, इसको आप अपनी भाषा में कहिएगा सर एल्केन, ठीक है, एल्केन, ठीक है। क्या कहिएगा, एल्केन। हमने क्या कहा, आप इसको अपनी भाषा में क्या कहिएगा, एल्केन, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एल्केन, ANE, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है सर, ठीक है। आ जाएगा। इसी में कभी कभी आपसे पूछेगा एल्किन, क्या पूछेगा, एल्किन। और जब एल्किन पूछेगा ना, तो बस फर्क ये है कि ALKENE हो जाएगा, ठीक है। जिसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है। इसी में आपसे एक चीज और पूछेगा, एल्काइन, ठीक है। हमने क्या कहा, एल्काइन, तो एल्काइन में हम लोग सिर्फ Y लगा देंगे, ठीक है, ALKYNE, ठीक है। तो एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है CnH2n और माइनस में कितना होता है, 2 होता है सर, ठीक है। तो आप ये तीनों याद कर लो, सिर्फ ए ही नहीं याद करना है, इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। सर हमने क्या कहा, सबको याद कर लो और अभी का भी करो। हमने क्या कहा, एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n - 2 होता है सर, ठीक है। हमसे पूछा है एल्कनो का सूत्र, तो एल्कनो का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n + कितना, 2। आइएगा सवाल नंबर कितना, 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कथित जहर वाला है। कहता है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो सर, जब भी आपसे बोलेगा असंतृप्त, देखो 2 चीज पूछेगा, चाहे तो आपसे संतृप्त पूछेगा या फिर चाहे आपसे क्या पूछेगा, या फिर चाहे आपसे असंतृप्त पूछेगा, ठीक है। आपसे 2 चीज पूछेगा, ठीक है। हमने क्या कहा, पहला आपको संतृप्त पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा, असंतृप्त पूछेगा, ठीक है।
अब देखो सर, संतृप्त कौन होगा और असंतृप्त कौन होगा? हमने क्या कहा, संतृप्त कौन होगा और असंतृप्त कौन होगा? सर देखो, सबसे पहले आप ये समझना कि जिसमें 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 कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, संतृप्त होगा सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा एल्किन ग्रुप का होगा या फिर जो हमारा एल्काइन ग्रुप का होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब एल्किन ग्रुप कहने का मतलब है कि CnH2n, ठीक है, और एल्काइन ग्रुप कहने का मतलब है कि CnH2n और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा है ना कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहने का मतलब है कि एल्किन ग्रुप होना चाहिए या फिर एल्काइन ग्रुप होनी चाहिए। अब देखो, कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, दुगना होनी चाहिए। ठीक है, या इसमें कार्बन की संख्या दुगना से 2 कम होनी चाहिए। देखो, ये हमारा दुगना है, इसका मतलब ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये देखो, ये दुगना से 2 ज्यादा है, 4 दूनी 8, और यहाँ दुगना से 2 कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, बट ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है सर। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 1 कार्बन लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा दुगना से 2 ज्यादा है, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, दुगना से 2 ज्यादा, इसका मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुगना होनी चाहिए, n का वैल्यू दुगना होनी चाहिए और दुगना से 2 कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, जैसे एल्केन, जिसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, जो दुगना से 2 ज्यादा होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और जो दुगना होगा या फिर दुगना से 2 कम होगा वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। कहता है किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? देखो सर, हमने क्या कहा, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जहां पे द्विबंध है, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। देखो सर, द्विबंध की जब बात करेगा ना, तो द्विबंध किस में बनाता है पता है, ये एल्किन में बनाता है। किस में बनाता है, एल्किन में बनाता है। ठीक है, एल्किन का सूत्र क्या होता है, एल्किन का सूत्र होता है, हमने क्या कहा, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, जो हमारा CnH2n पे आधारित होगा उसमें हमें क्या बनाएगा, तो उसमें हमें डबल बॉन्ड बनाएगा सर। ठीक है, हाँ आ जाना, यानी दुगना से 2 दुगना होनी चाहिए, जिसमें n का वैल्यू दुगना होगा ना, वो हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, मतलब दुगना भी नहीं है, गलत बात। ये देखो, दुगना से 2 कम है, गलत बात। ठीक है, ये देखो, दुगना से 2 ज्यादा है, गलत बात। हमने क्या कहा, दुगना होनी चाहिए तब हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये देखो दुगना है, इसका मतलब इसमें क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जो कार्बन की वैल्यू दुगना होनी चाहिए, देखो यहाँ पे N 1 है तो यहाँ पे 2 N है। ठीक है, इसमें मतलब कार्बन और कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, देखो हम इसमें बना करके दिखाते हैं, 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन ले लिया। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे क्या ले लो, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आइएगा, ये कार्बन को चाहिए 4 गो, लेकिन है इसमें ये 2 गो है, इसमें 2 गो और लगा दो, तो ये कार्बन के साथ 4 गो हो जाएगा। ये कार्बन के साथ चाहिए 4 गो पूरा करने के लिए, इसमें 2 गो है तो इसमें 2 और लगा दो। अब देखो, 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया ना, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जरा बताओ मेरे दोस्त कि इतना अच्छी तरीका से जब मैं आपको समझाता हूं चीजों को, तो आपको समझना चाहिए, और इसके साइंस क्लासेस परिवार को बहुत आगे तक ले जाना चाहिए, या ऐसा आपको सोचना चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक ही चीज कहता हूं ना कि मैं अपने आप को बेच दूंगा मेरे दोस्त, लेकिन कंटेंट के मामले में, क्वालिटी के मामले में कभी झुकने नहीं दूंगा आपको, ये मेरी वादा है सर। ठीक है, क्योंकि कहता है ना सर कि सो जाता है जिंदगी जब मुसीबत में होती है, कहता है कि जब सो जाते हैं सपने जब जिंदगी मुसीबत में होती है, जब मतलब कहता है ना मेरे दोस्त कि सो जाते हैं सपने तब जिंदगी मुसीबत में होती है, सबसे दुख तो तब होता है जब अपनों ने गैरों से ज्यादा धोखा देते हैं सर। ठीक है, तो ये दुनिया मतलबों की दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको अपने ही धोखा देंगे गैरों से ज्यादा। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो, जिससे जितना ज्यादा उम्मीद होता है ना मेरे दोस्त, उसके साथ दिल टूटने पे उतना ही ज्यादा क्या होता है, दर्द होता है। इस बात को समझना, मैंने तो तेरे से प्यार किया था, जिंदगी में
इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया। आ जाओ, मुझे शायरी बोलना आता ही नहीं वरना हिला देते, ठीक है। आ जाना, फिर पढ़ाता कौन रे। कहता है निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो जब भी बोलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड किसमें बनाता है, तो ये हमारा एल्केन ग्रुप में बनाता है। किस ग्रुप में बनाता है, एल्केन ग्रुप में, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है, मतलब दुगना से 2 जाता है। देखो सर ये प्रोपेन है, प्रोपेन, तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, 1 मीथेन 2 इथेन 3 प्रोपेन, यानी C3H6 होता है सर, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि दुगना से 2 ज्यादा। इथाइल है, इसका मतलब C2 और ये हमारा क्या हो जाएगा H2, ठीक है। एसिटिलीन है, ये ब्यूटीन है, और ये हमारा हो जाएगा C4 और H कितना दुगना से 8 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब एल्केन ग्रुप में होनी चाहिए, तो एल्केन ग्रुप में कौन है, प्रोपेन है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग, मोमबत्ती का जो लौ होता है ना उसका बाहरी भाग किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है, लाल रंग का होता है, काला रंग का होता है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है, तो मोमबत्ती की लौ का जो बाहरी भाग होता है ना वो हमारा नीला रंग का होता है। हमने क्या कहा, मोमबत्ती की जो लौ होता है ना उसका जो बाहरी भाग होता है वो किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, 39 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि एथेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें सहसंयोजक अबंध कितने हैं। देखो सर अब इस बात को पहले समझना, आणविक सूत्र हमारा क्या है, तो C2H6 है। हमने क्या कहा, आप इस बात को समझ लेना कि जब भी आपसे पूछेगा ना, आपसे भी पूछेगा, जब भी आपसे पूछेगा कोई इस प्रकार से कोई कंपाउंड आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा सहसंयोजक अबंध, जब भी आपसे सहसंयोजक अबंध पूछेगा तो पहले आप ये समझना कि C4H6 है, इसका मतलब दुगना से 2 ज्यादा, 2 दूनी 4 और 4 2 कितना 6, इसका मतलब ये किस ग्रुप का है, तो ये हमारा एल्केन ग्रुप का है सर, ठीक है। और एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस कितना 2 होता है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना सर, इसका सबसे पहले अब देखो एल्केन ग्रुप है, इसका मतलब इसमें कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कितना कार्बन, 2 कार्बन, और देखो एक कार्बन के साथ चाहिए 4 गो, तो यहाँ पे 3 गो और देना पड़ेगा क्योंकि 1 गो पहले से था, 2 गो दिए, इधर 1 और हो गया, 3 गो हो गया। तो अब देखो ये वाला कार्बन के साथ 4 गो हो गया, इसके साथ 1 है, इसके साथ अभी 3 गो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। अब देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यानी इसके साथ 6 हाइड्रोजन हो गया और इसको 6 गो चाहिए था। अब सोचो हमसे पूछा सहसंयोजक अबंध, हमसे क्या पूछा है, सहसंयोजक अबंध, कितने सहसंयोजक अबंध है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, मतलब जितना लाइनिंग है ना इस प्रकार से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजक अबंध कहेंगे, ठीक है। जो लाइनिंग आपको दिख रहा है इसी लाइनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजक अबंध कहेंगे। जो लाइनिंग दिख रहा है उसी लाइनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजक अबंध कहेंगे। यानी कहने का सेंस है कि कितना हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना कि ब्यूटेनोन मतलब चतु कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन का बोले थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ठीक है, बट मैं इसका आंसर जो होता है वो बता देता हूं, इसका आंसर होगा कीटोन, ठीक है। आ जाइएगा अगला क्या कहता है सर, थोड़ा सा ये गौर कीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन। पहले आप ये बताइएगा सर कि कितने ऐसे हमारे लल्ला है, कितने ऐसे मेरे साथियों है, ए मोहतरमा, कितने ऐसे आप लोग हैं जिनका 40 में 40 सही है, ठीक है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका 30 प्लस सही है, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 20 प्लस सही है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 10 प्लस सही है, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 5 प्लस है, 5 वाला नहीं, इतना वाला कमेंट करो सर, ठीक है, 5 वाला मत करो तो लोग मेरा भी नाम खराब कर देगा सर। कि तुझे देख कर जीता हूं मैं, ए सनम तेरे दिल को, आओ
आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। कितना नंबर सवाल की तरफ आते हैं, तो 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 41 नंबर सवाल का कहत है, कहता है तो सवाल बड़ा अच्छा, बट थोड़ी सी सर इसको मैं सुझा लेता हूं, ठीक है। देखो इतना आपके गुरुजी इतना टहलता है ना यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते कि तार क्या होता है सर, मुचरा जाता है सर, मतलब मुला जाता है सर, ठीक है। हाँ आइएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली अगर बाहर से काला हो रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली अगर काला हो रही तो इसका मतलब यह है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, गलत बात। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सही बात। अगर बर्तन बनाते समय सर, बर्तन में खाना बनाते समय अगर बर्तन की तली जो होती है अगर वो काला हो रही है तो आप ये समझना कि जिससे आप खाना बना रहे हो वो सही तरीका से जल नहीं रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 42 की तरफ। 42 नंबर सवाल कहता है ना कि चित्र में आए, ये तो चित्रे गायब कर दिया सर देखो ऐसा के ना टाइपिंग वाला पर बड़ा गुस्सा आता है सर, ठीक है। देखो हम चित्र समझाते हैं सर, ठीक है। चित्र कुछ इस प्रकार से है सर, मैं आपको समझा देता हूं। हमको पता था कि ये फिगर नहीं देगा, सच्ची बताता हूं, मुझे पता था कि वो फिगर नहीं देगा, हमें पता था कि वो नहीं बनाएगा सर, ठीक है। हाँ देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना कि चित्र में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 100 कितना है, 82 है। रुक जाओ, 182 नहीं सर, 18 ओम है, ठीक है। हाँ रुक जाओ, प्रतिरोध कितना है सर, ये 18 ओम है सर, ठीक है। इसको हटाओ। समतुल्य प्रतिरोध कितना है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है ना, समतुल्य प्रतिरोध कितना है, तो समतुल्य प्रतिरोध आपको 18 है सर, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध 18 है, जहां पे ये जो है ना वो ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है सर, मान लो सी है, ठीक है सर। हाँ सॉरी, ये इसको मान लो डी है, ये क्या कहो, इसको डी कहो, ठीक है। हाँ अब मेरी बातों को समझना सर, ये क्या है, डी है। और ए प्रतिरोध जो है ना वो हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमें कितना ओम दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि डी का प्रतिरोध क्या होगा, जरा बताओ। हमसे बोला है कि ये वाला डी का प्रतिरोध क्या होगा, बताओ। देखो ये तीनों प्रतिरोध का जो योग है ना, जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब सभी का योग, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा है ना, समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा है वो कितना है मेरे दोस्त, तो 18 है सर, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब सभी का योग, ठीक है। इसको R1 बोलो, इसको R2 बोलो, और इसको क्या कह दो, R3 कह दो। यानी कहने का सेंस है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और बराबर में कितना, 18। अब देखो सबका सब श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम वाला इस प्रकार से जुड़ता है। R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू 2 है, R2 का वैल्यू कितना है, 5 है, R3 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, 18। ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 और 5 कितना हो जाएगा आपको, 10, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब R3 बराबर क्या होगा, तो 18 माइनस 7, ठीक है। इसका मतलब R3 बराबर कितना होगा, तो ये आपको 11 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा, रुक जाओ तो, 9 दूनी 18, यही ना रे, 5 ले, रुको सर यहाँ से आ जाना, ये आपको क्या माइनस में 5 हो जाएगा ना, 2 5 यही ना है, 5 और जो 7 हो जाएगा सर, ये माइनस में 7 कर लेना इसको, ठीक है। इसको क्या कर देना, माइनस में 7 कर देना। यानी कहने का सेंस है कि R3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन सही से नहीं लिखा है, ठीक है, बट इसी प्रकार से बनेगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर इसको आप 1 ओम मान लेते हो, रुक जाओ, अगर आंसर सुधारना तो इसको 1 ओम कहा दो सर, ठीक है। जब इसको 1 ओम कहेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अच्छा 5 है कितना, 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस में 6 हो जाएगा, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 6 गया, कितना बच गया, 12 बच गया सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला आइएगा सर 43 नंबर की तरफ, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किस पर धन और ऋण के चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जहां पे धन चिन्ह और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। हमने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है जहां पे धन और ऋण चिन्ह जो होता है वो अंकित नहीं होता है।
मतलब कहने का सेंस है कि कौन सा चिन्ह है जहां पे धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह अंकित नहीं होता है सर। तो इस बात को आप समझ लेना कि बैटरी होगा या फिर एमीटर होगा या फिर वोल्टमीटर होगा या फिर प्रतिरोध होगा। और ये बातें मैंने आपको बहुत बार पढ़ा चुका है सर, ठीक है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में होगा सर, ठीक है। कहता है एमीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है। देखो इस बात से समझना कि एमीटर से किसकी माप की जाती है, तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, एमीटर से किसकी माप की जाती है, तो एमीटर से आपको विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्या कहता है कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किस पे लागू होता है सर, ठीक है। हमें क्या बोला है, ओम का नियम तो चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम किस पे लागू होता है, तो चालकों पर लागू होता है या फिर अर्धचालकों पर लागू होता है या फिर विद्युत अपघटनों पर लागू होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। हमें बोला है ना कि ओम का नियम किस पे लागू होता है। अरे भाई ओम का नियम कहां पे लागू होता है, तो ओम का जो नियम है ना सर वो आपको चालक पर लागू होता है। किस पे लागू होता है, तो ये आपको चालक पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा है बट बहुत अच्छा है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन ज्यादा आसान भी नहीं है सर, ठीक है। कहता है जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध है। हमने क्या कहा सर कि जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से, जब किसी आयताकार मतलब आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध है। तो आपतित किरण और जो निर्गत किरण होती है ना वो एक दूसरे का क्या होती है, समांतर होती है। एक दूसरे का क्या होता है, समांतर होता है सर, ठीक है। समांतर होता है, क्या होता है, समांतर, समानांतर होता है, समांतर होता है सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला आइएगा सर, अगला क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि यदि अपवर्तन कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा। हमने क्या कहा, अगर अपवर्तन कोण शून्य इसका मतलब आपतन कोण भी शून्य, अपवर्तन कोण शून्य इसका मतलब आपतन कोण भी शून्य, ठीक है सर। आइएगा अगला क्या कहता है, अगला की तरफ जरा आइएगा सर, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्यों कहता है यदि आपतित किरण कांच में है, अगर आपतित किरण कांच में है और अपवर्तित किरण हवा में है। हमने क्या कहा, यदि आपतित किरण कांच में है और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण का मान होगा अपवर्तन कोण से कम, अपवर्तन कोण से अधिक या फिर अपवर्तन कोण के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने क्या कहा, यदि आपतित किरण कांच में है, आपतित किरण कहाँ है, तो कांच में है, और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण से कम, अपवर्तन कोण से अधिक, अपवर्तन कोण के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सर जब ऐसा केस बनेगा ना सर, जब ऐसा केस बनेगा कि यदि आपतित किरण कांच में है और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण से क्या होगा, कम होगा सर, अपवर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा सर, ठीक है। आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 50वें विस्थापन निर्भर करता है किस पे, जल्दी कमेंट करो सर। देखो ये होता है कांच की सिल्ली की चिकनाहट पर, गलत बात, कांच की सिल्ली के रंग पर, कांच की सिल्ली की मोटाई पे करता है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन 50 नंबर की तरफ। 50 नंबर कहता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है, तो अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं, ठीक है। म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। हमने क्या कहा, अपवर्तनांक बोले तो म्यू, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 51 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है ना कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कहाँ, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कहाँ, हाइड्रा में, मटर में, सैलाब में या फिर प्लाज्मोडियम में, किसमें। हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर, हमने ये कहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, तो हाइड्रा में होता है सर, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्त्री केसर। हमने क्या कहा, कहता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। देखो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के
आधारीय भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, गलत बात, अंडाशय कहते हैं सर, ठीक है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, आपको अंडाशय कहते हैं। अगला क्या कहता है कि प्राग कोश में होते हैं क्या, तो प्राग कोश में बाह्यदल नहीं होता, अंडाशय नहीं होता है, अंडप नहीं होता, हमारा बाह्यदल में क्या होता है, परागकण होता है। यानी कहने का सेंस है कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 54 नंबर सवाल कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन एम्यूनो अम्ल के विखंडन से बनता है। देखो सर, हमें बोला कि निम्नलिखित में कौन एम्यूनो अम्ल के विखंडन से बनता है। जब भी बोलेगा एम्यूनो अम्ल के विखंडन से, हमने क्या कहा, एम्यूनो अम्ल के विखंडन से, तो एम्यूनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है सर, तो एम्यूनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपको CO और NH3, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर सवाल। 55 नंबर कहता है ना कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है। देखो, जब भी बोलेगा कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है पुरुष में, गलत बात। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है स्त्री में, स्त्री में होता है X और Y और पुरुष में होता है Y और Y सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा सर, आप समझ गए होंगे। अगला क्या कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आना। कहता है ना सर क्या कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, मनुष्य में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, तो पोषण से है, गलत बात, शोषण से है, गलत बात, उत्सर्जन से है। हमने क्या कहा कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, तो ये हमारा उत्सर्जन से है, ठीक है। हमने क्या कहा कि मनुष्य में जो वृक्क है ना वो किससे संबंधित है, तो ये आपको उत्सर्जन से है सर, ठीक है। अगला आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, हमने क्या कहा, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश या सभी। तो स्वापोषी पोषण के लिए हमारा सभी चीज क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की तरफ आइएगा। 58 नंबर बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसकी तारीफ में जितना करूंगा उतना कम पड़ जाएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो आपको जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या फिर डिक्टेरियोजोम से निकलता है, कहां से निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसके क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे निकलता है, जल से निकलता है। अगला क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा सर। कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अच्छा, कि जरा सा हंस कर देखो ना मुझे भी प्यार हो जाए। हमने क्या कहा सर कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन पादप हार्मोन है, या फिर थायरोक्सिन होगा, या फिर एस्ट्रोजोन होगा, या फिर साइटोकाइनिन होगा। हमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये हमारा साइटोकाइनिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आइएगा 60 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना कि दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तांत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तांत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दुर्मिका कहते हैं, सिनेपेटिक दरार कहते हैं, या फिर एक्सोन कहते हैं, या फिर अवेक कहते हैं। तो सिनेपेटिक दरार कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेपेटिक दरार कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा 61 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, किसमें, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कहां पे, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर द्वारा, अंडप द्वारा, वर्तिकाक द्वारा, या फिर वर्तिक्राक द्वारा, या फिर वर्तिका द्वारा। देखो सर, जब भी बोलेगा फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर द्वारा। हमने क्या कहा, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है किसके द्वारा, तो पुंकेसर द्वारा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्विखंडन होता है किसमें, द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में होता है, पारामीशियम में होता है, या फिर लिस्मेनियम में होता है, या फिर कोई नहीं। हमने क्या कहा, द्विखंडन होता है किसमें, जब भी बोलेगा कि द्विखंडन तो बिना सोचे बिना समझे मार देना है अमीबा, ठीक है। द्विखंडन कहाँ होता है, तो अमीबा में होता है सर, ठीक है। अगला क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा।
कहता है मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग हमारा अपेंडिक्स है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, कि जरा सा हंसकर देखो ना मुझे भी प्यार हो जाए। कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ये चार ऑप्शन में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधों को, या नीला हरित शैवाल को, या फिर जंगली जानवर को, या फिर फूलों या पत्तों को? देखो सर, जब बोलेगा उपभोक्ता की श्रेणी में ना, तो उपभोक्ता की श्रेणी में आपको जंगली जानवर आएगा सर, ठीक है। कौन आएगा? जंगली जानवर आएगा सर, ठीक है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है? मानव नेत्र जो हमारा होता है वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस भाग पे बनाता है? तो मानव नेत्र किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो आपको रेटिना पर बनाता है। और रेटिना ऑप्शन में ना हो तो दृष्टि पटल मार देंगे। हमने क्या कहा सर? कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो हमारा रेटिना होता है। लेकिन अगर रेटिना ऑप्शन में ना हो तो दृष्टि पटल मारेंगे, ना कि कोर्निया मारेंगे, ना कि परितारिका मारेंगे, ना कि पुतली मारेंगे सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। अगला कहता है ना कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्फात्मक दूरी होती है लगभग कितना? देखो सर, समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए दर्शन की अल्फात्मक दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कोई वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, इसलिए हमने मारा 25, ठीक है। आइएगा सर 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तुम लोग सुने बना तो इसी ना माथा कलकलाता है। अरे बकलुल भाई देखो, हमें कहा था अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, गलत बात। दृष्टिपटल द्वारा, गलत बात। पश्चिमी भाग द्वारा, पछामबी द्वारा सही बात। अरे सर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से समस्या बढ़ती है, उम्र भी घटती है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से समस्या बढ़ती है, बाल घटती है और उम्र भी घटती है सर, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा सर। टेंशन छोड़ो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो सर, ठीक है। कहता है दृष्टि, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है किसको? जिस हम तो अभी जस्ट बताएं सर, ये 68 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आप सभी को पढ़ाया है। तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमने आपको क्या बताया है सर, ठीक है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? मनुष्य का जो आंख होता है ना, वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो किस भाग पर बनाता है? तो कोर्निया पे नहीं बनाता है, परितारिका पर नहीं बनाता है, पुतली पर नहीं बनाता, वो रेटिना पे बनाता है सर, ठीक है। और वो प्रतिबिंब जो बनाता है वो वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है सर, ठीक है। आइएगा 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन का कहत है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जो इंसान की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर करने के लिए, निकट है 3 अक्षर में, एक मतलब उसको खत्म करने के लिए 4 अक्षर वाला खोजना होगा, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर, इसका आंसर भी जस्ट हमने आप सबको पढ़ाया है, इसका आंसर भी जस्ट हमने आप सबको बताया है। कहता है क्या स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है सर, ठीक है। अगला आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन को जरा गौर करिएगा। कहता है नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? नेत्र के अंदर कौन सा दोष होगा जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। हाँ, दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। आइएगा, हमने क्या कहा? इसके बाद आपको निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं सर? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दृष्टि वैषम
आ जाइएगा सर, ठीक है, आ जाइएगा। अगला क्या कहता है 73 नंबर क्वेश्चन, कहता है ना दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मारना, लेंस का मतलब होता है तला सर, ठीक है, तो लेंस नहीं रहेगा तो तला रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। कहता है आप बिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस। कहने का मतलब है कि जिसकी आंखों में आप बिंदुकता दोष हो जाएगा उसको खत्म करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप बिंदुकता दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए ये आप बिंदुकता दृष्टि दोष जो होता है ना वो आफ्टर 40 साल के बाद होता है सर, ठीक है, और ये आप बिंदुकता दृष्टि दोष में समंजन क्षमता काम करना बंद कर देता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं और बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। तो आप बिंदुकता दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं सर, ठीक है। अगला आइएगा 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन का कहत है, कहता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है किस चीज को। देखो आप इस बात को समझिएगा, जिस इंसान के आंख में होगा निकट दृष्टि दोष, हमने क्या कहा, जिस इंसान के आंख में होगा निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब वो इंसान निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा सर, ठीक है। मतलब जिस इंसान की आंखों में होगा निकट दृष्टि दोष वो निकट की ही वस्तु को देखेगा और दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। इसका मतलब सभी चीजों को ठीक से देख सकता है, गलत बात, सबको नहीं देखेगा, सिर्फ वो निकट की वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं। किसी भी चीज को अच्छी तरीका से नहीं देख सकता है, ये भी गलत बात। वो निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, दूर की चीजों को अच्छी तरह देख सकता है, गलत बात। ये दूर की चीजों को नहीं है, वो अच्छी तरह से नजदीक की चीजों को देख सकता है, समीप की वस्तुओं को अच्छी तरीका से देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है कि समान आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखो सर, हमारी आंखों में जो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना वो हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। हमारी आंखों में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है ना वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है सर, ठीक है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखो सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। हमने क्या कहा, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी होगा सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचरित करता है कौन। जैसे जैसे तूने मेरे दिल को छुआ है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताऊंगा सर, इतना अच्छा क्वेश्चन है आपको बताना पड़ेगा सर, ठीक है। आओ अगला कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत प्रकाश जो वो कितनों रंगों के मेल से बना है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, रुक जा आ भाई हाँ, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, तो आपको 7 रंगों के मेल से बना है। अब जरा आना कितना नंबर क्वेश्चन की तरफ सर, अब जरा आना 80 नंबर क्वेश्चन, और ये 80 नंबर क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके आंखों में कुछ आएगा, आपकी आदे में कुछ आएगी, ठीक है। कहता है क्या कि सूरज के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है, क्यों। सूरज के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है क्योंकि श्वेत प्रकाश के में वृक्ष की पत्तियां हरी नजर क्यों आती है, क्योंकि देखने में भ्रम होता है सर, ठीक है, इसलिए वो क्या होती है, हरी नजर आती है सर, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि प्रिज्म से गुजरने वाला सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में टूट जाती है क्योंकि, विभिन्न रंगों में क्यों टूट जाती है, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतह पर किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की 2 सतह पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म की किरणों विद्युत चुंबकीय तरंग के या फिर विभिन्न रंगों का किरण विचलन भिन्न भिन्न होता है। देखो सर, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए मार देना, ठीक है। ऑप्शन क्या मार देना, ए मार देना सर, ठीक है। हाँ, यानी प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म के अंदर 2 जगह क्या होता है, विचलन होता है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है ना कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए
तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश की किस रंग का जो होता है ना वो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा आता है, तो तरंगदैर्घ्य उसका सबसे ज्यादा होगा जो विचलन सबसे कम करेगा, यानी कहने का सेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो आपको 83 की तरफ 83 नंबर सवाल का कहत है, कहता है श्वेत प्रकाश किस प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो गुजरता है जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश जो होता है वो प्रिज्म से गुजरता है ना, तो सबसे ज्यादा विचलन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी करता है। सबसे विचलन कम कौन करता है, तो सबसे कम बोलेगा तो लाल मारना, सबसे ज्यादा बोलेगा तो बैगनी मारना सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन 84 नंबर की तरफ आइएगा, कहता है श्वेत प्रकाश अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना, कहता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो बर्जेलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, 86 नंबर क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको एथाइन बनाता है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, एथाइन होगा सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कहता है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 88 की तरफ। 88 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन है ना जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है ना वो आपको Hg होगा, और ये बातें हमने आपको बहुत बार पढ़ा चुका है सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 89 की तरफ आइएगा। 89 नंबर कहता है ना कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन में आपको 6 परमाणु होते हैं सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 90 की तरफ। ये 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। तत्वों के मतलब आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा। तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभिक में किसका योगदान रहा। देखो तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा, तो मेंडलीफ मारना, क्या मारना, मेंडलीफ मारना, क्या मारना, मेंडलीफ मारना, क्या मारना, मेंडलीफ मारना, क्या मारना, मेंडलीफ मारना, या फिर मोसले मार देना। ठीक है सर, हाँ ये भी चलेगा, आप मोसले मार देना, मेंडलीफ मत मारना। ठीक है, चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 91 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच वैल्यू जो होता है वो कितने से कितने पारस के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर में जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 7 पॉइंट से लेकर के 7.8 तक होता है सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 92 नंबर सवाल। कहता है ना कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन। रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है, रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ठीक है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, 93 नंबर सवाल की तरफ। कहता है निम्न में से कौन अभिक्रिया आयनिक यौगिक है। इनमें से कौन है जो यानिक यौगिक है। जब यानिक यौगिक बोलेगा तो CH4 नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, CaCl2 होगा। ठीक है, इनमें से कौन यानिक यौगिक है, इसका मतलब CaCl2 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 94 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है, तो O3 होती है, इसका मतलब 3 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 95 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या फिर 36 पंक्तियां, तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होता है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर की तरफ आइएगा। क्या कहता है, कहता है ना कि कैल्शियम सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट अन्य नाम है, इसका किसका नाम है सर? ये मतलब ये जो है ना वो किसका रासायनिक नाम है? 96 नंबर क्वेश्चन, ये किसका रासायनिक नाम है? देखो सर, ये कैल्शियम सल्फेट या फिर अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट जो है ना वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है, यानी CuSO4 × 1/2H2O। ठीक है सर, इसका रासायनिक नाम है सर। ठीक है, आइएगा अगला 97 नंबर का आता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। 1 pm यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी कितना होता है सर? यानी होता है ये जो हमारा होता है ना वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है सर। ठीक है, ये पावर में रखना। ठीक है, आइएगा अगला कहता है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एथेनॉल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो OH से करते हैं, यानी एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 100 होगा। ये 100 नंबर सवाल क्या कहता है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? अच्छा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, जैसे ये H+O2 है, ठीक है, बनाता क्या है सर? ये H2O बनाता है, तो ये भाग लिया, तो भाग लेने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं सर। ठीक है, हाँ, तो भाग लेने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं सर। ठीक है, तो आज तक की क्लास इतना ही रहेगी, बट आप लोग ये बताइएगा कि 100 में कितने लोगों का 100 में 100 सही है, और कितने लोगों का 90+ सही है, कितने लोगों का 80+ सही है, कितने लोगों का 70+ सही है, कितने लोगों का 60+ सही है, कितने लोगों का 50+ सही है। ठीक है, और कितने लोगों का 40+ सही है, कितने लोगों का 30+ सही है, और कितने लोगों का 20+ सही है, कितने लोगों का 0 सही है। बट आप सभी एक बार इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर। ठीक है, बट मेरे दोस्त हमारी इतनी लंबी लंबी सी क्लासेस होती है तो जिसमें आपका प्यार मिलता है मेरे साथी, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसके साइंस क्लासेस परिवार को प्यार दो। ये इसके साइंस क्लासेस की पूरी टीम आपकी आंखों में खुशियों के आंसू लाने के लिए खुद को नीलाम कर देगा सर। ठीक है, बाकी सबको दिल से थैंक यू, सभी को दिल से लव यू, बट ऐसा ही प्यार देते रहना। हम आप सबके साथ मिलते हैं कल की क्लास में सुबह को 7 बजे। आपके वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे मेरे दोस्त। आपकी सुनहरा भविष्य के लिए सुंदर सुंदर सी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जिससे आपकी भविष्य और उज्जवल हो। बाकी थैंक यू, बाकी लव यू, देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी दिल से थैंक यू।